हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डायपोल। यानी हमारे पास एक डायपोल है, हमने क्या करना है, उस डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है कि कितनी आएगी। तो क्या करते हैं, पहले एक डायपोल ले लेते हैं। लेट कर लो ए और बी। हमारे पास एक डायपोल है, यहाँ पर ए पर रखा है -q चार्ज और बी पर रखा है +q चार्ज। दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास आएगा 2a दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है। और O हमारे पास क्या होगा, इसका सेंटर होगा डायपोल का। तो यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a होगा, ये डिस्टेंस भी आपके पास a होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इस डायपोल की वजह से यहाँ पर इक्वेटोरियल मीन्स होता है इस डायपोल के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहाँ से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको हम लेट कर लेते हैं r। तो डायपोल से हमने P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है कि कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये हमने r लेट कर लिया। अब देखो हमें यहाँ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो कभी भी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। लेट कर लो, मान लो मैंने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा Q0। अब ये Q0 टेस्ट चार्ज है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखा है डायपोल का, ये टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज रखा है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किस तरफ आएगी, वो इस तरफ आएगी। तो उसको E1 का नेम दे देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस टेस्ट चार्ज पर लग रही है वो लगेगी PA के अलोंग, ठीक है। तो इसको हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग PA। तो PA के अलोंग होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इस तरफ लग रही है P से A की तरफ। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, E1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 1/4πε0 Q चार्ज है अपॉन AP स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस AP स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, ये AP स्क्वायर डिस्टेंस आ रहा है तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये ट्रायंगल ले सकते हैं हम। इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर AP स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर फिर AP का स्क्वायर है तो यहाँ पे अंडर रूट वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अगर पाइथागोरस AP की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में आएगी। तो यहाँ पे देखो मैं निकाल लेता हूँ। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा हमारे पास AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो AO हमारे पास है A का स्क्वायर और ये आएगा R का स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो AP स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगी E1, ये आएगी 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ये हमारे पास E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी जो AP के अलोंग लग रही है। अब ये एंगल हमारे पास देखो थीटा लेट कर लेते हैं हम, ये एंगल हमारे पास थीटा आ जाएगा। अब देखो ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लग रही है ये क्या होगी, ये हमारे पास दो कंपोनेंट में डिवाइड होगी। तो यहाँ पर देखो अगर ये यहाँ से दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, तो ये भी आपके पास क्या होगा, थीटा एंगल होगा। तो E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। इस साइड जो इसका कंपोनेंट आएगा वो आएगा E1 cos थीटा, और इस साइड नीचे की तरफ जो कंपोनेंट आएगा इसका वो आएगा E1 sin थीटा। तो इस साइड जो कंपोनेंट आएगा E1 sin थीटा नीचे की तरफ PO के अलोंग, और E1 cos थीटा आएगा, इसको R लेट कर लेते हैं, PR के अलोंग। अब देखो AB और PR दोनों पैरेलल है तो थीटा एंगल अल्टरनेट इंटीरियर है। तो ये E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रही है। एक E1 का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा इधर E1 cos थीटा, और PO के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा इसका वो आएगा E1 sin थीटा। सिमिलरली अब हमने क्या करना है, हमने B पर देखना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो B पर जो चार्ज रखा है +Q चार्ज, उसकी वजह से भी इस पे जो फोर्स लगेगी, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ पर फोर्स इस तरफ लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी इसी तरफ आएगी। तो इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको हम E2 लेट कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रही है E2, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, एडजेसेंट एंगल आएंगे। अब ये जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है
ये भी क्या होगी, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड होगी। कौन कौन से कंपोनेंट में, एक तो इस तरफ ही आएगा इसका कंपोनेंट, थीटा एंगल के साथ जो कंपोनेंट आता है वो कॉस वाला आता है, तो E2 के साथ थीटा वाला जो ये कंपोनेंट आएगा ये आएगा E2 कॉस थीटा, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, वो आएगा E2 साइन थीटा, ये आएगा E2 साइन थीटा। तो ये E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी दो कंपोनेंट में डिवाइड हो चुकी है, E2 कॉस थीटा और E2 साइन थीटा में डिवाइड हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। E2 की वैल्यू भी ऐसी आएगी हमारे पास सेम बिल्कुल जैसे हमने E1 की निकाली थी। तो E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमारे पास वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब देखो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये क्या आ रहा है हमारे पास BP स्क्वायर। तो E2 जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब देखो BP डिस्टेंस BP स्क्वायर वही सेम ऐसी जैसे हमने AP स्क्वायर निकाला था वैसे ही BP स्क्वायर आएगा। इस ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो यहाँ से आप BP निकाल सकते हो। तो BP स्क्वायर आपके पास आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये आपके पास BP आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास E1 इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई है और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया। ये हमारे पास आया मैग्नीट्यूड, मीन्स हमने वैल्यू निकाल ली है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने E1 का भी और E2 का भी। तो अब यहाँ पर देखो ये जो दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक तो E1 साइन थीटा आ रहा है और एक हमारे पास कंपोनेंट आ रहा है E2 साइन थीटा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इक्वल आ रही है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ रहा है E2 के मैग्नीट्यूड के, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल आ रही हैं। और यहाँ पर देखो ये दोनों कंपोनेंट देखो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, E1 और E2 दोनों इक्वल हैं, साइन थीटा कंपोनेंट दोनों के साथ आ रहा है। अब देखो दोनों क्या है इक्वल एंड अपोजिट है। एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ऊपर की तरफ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लग रहा है नीचे की तरफ, एक कंपोनेंट ऊपर है एक कंपोनेंट नीचे है और दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसल ईच अदर, दे कैंसल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। तो ये दोनों कंपोनेंट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। अब यहाँ पर देखो ये जो आ रहे हैं दोनों कंपोनेंट E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, E1 और E2 इक्वल है, cos कंपोनेंट दोनों के साथ है, तो ये दोनों वैल्यू सेम डायरेक्शन में आ रही है। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये हमारे पास आएगा E हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास आएगी E1 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और E1 E2 के इक्वल है, E1 E2 के इक्वल है तो E2 की जगह पे E1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2E1 cos थीटा, तो ये आ जाएगा 2E1 cos थीटा। और E1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसको मैग्नीट्यूड में लिखो अभी क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं अभी इसका, ठीक है। तो E1 की वैल्यू यहाँ से आप रखोगे इसमें, तो E हमारे पास क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आएगी 2, E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू में cos थीटा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, हमें ये जो cos थीटा है इस cos थीटा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो cos थीटा यहाँ से देखो यही ट्रायंगल ले लेंगे हम, इसी ट्रायंगल से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल APO ट्रायंगल ले लो या AOP ट्रायंगल ले लो, तो यहाँ से हम निकालेंगे। देखो ये 90 आ रहा है हमारे पास, तो अगर हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो cos होता है B/H, तो बेस हमारे पास A आएगा और H हमारे पास आएगा यहाँ पर ये जो हमने निकाला था, इसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम चाहती है √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इस AP की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, ठीक है, यहीं से आ जाएगी AP की वैल्यू √ आ जाएगा इस पर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहीं पे लिख सकते हो उसको √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ से A अपॉन ये आ जाएगी, तो cos थीटा निकालेंगे यहाँ से,
तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब आपने इस कॉस थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, तो इस कॉस थीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमारे पास आएगी 2 इंटू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब देखो ये 2a इसको साथ में लिखेंगे तो देखो Q इंटू 2a बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी आपके पास वो बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बनेगा Q इंटू 2a अपॉन 4πε0। अब देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है, अगर इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखता हूँ तो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। तो ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है तो 3/2 बन जाएगा। तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये चार्ज इनटू डिस्टेंस यानी कि डायपोल मोमेंट हमने पढ़ा था। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज को जब हम उनके सेपरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायपोल मोमेंट आ जाता है। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी हमारे पास वो आ जाएगी P अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी P अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि जो डायपोल मोमेंट होती है, डायपोल मोमेंट होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो डायपोल मोमेंट तो देखो इस तरफ है नेगेटिव से पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगा -P अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 नेगेटिव, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो मेरा हैंड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो इसलिए माइनस साइन आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट है। अब यहाँ पर इसमें एक केस आता है कि दोनों चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है वो 2a है और ये r डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं इसका स्पेशल केस, इफ़ 2a इज़ वेरी स्मॉल देन r, ठीक है। अगर 2a हमारे पास छोटा है r से तो a तो और भी छोटा होगा, तो उसका फिर हम स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा। तो a स्क्वायर को यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे देन निगलेक्ट a स्क्वायर। तो a स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपने 0 कर देनी है। तो ये बन जाएगा E इक्वल टू, इसको हम मैग्नीट्यूड में लिख लेते हैं अभी, ये आएगा P अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी आपके पास वो आ जाएगा P अपॉन 4πε0 r³। अब देखो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है हमें, यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि देखो P तो कांस्टेंट है, 4πε0 भी कांस्टेंट है, R जो है वो चेंज हो सकता है। मींस यहाँ पर ये जो पॉइंट P का जो डिस्टेंस है सेंटर से ये चेंज हो सकता है। इसको हम थोड़ा ऊपर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, यहाँ कितनी आ रही है, यहाँ कितनी आ रही है, तो R कम ज़्यादा हो सकता है। तो E जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है यहाँ पर वो हमारे पास क्या आ रही है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है 1/r³ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है 1/r³ के। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ये आ रही है एक डायपोल की वजह से, एक डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली। और यहाँ पर देखो ये r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, लेकिन एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी हमने वो क्या आती है, वो ये आती है, ठीक है, वो आती है E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो ये हमारे पास आती है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो उसके डिस्टेंस के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पर डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो उसके डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर एक पॉइंट चार्ज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं किसी पॉइंट पे,
तो वो थोड़ा स्लोली फॉल करेगी, लेकिन इसमें ज़्यादा फास्ट रेट से फॉल कर रही है। तो डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं किसी पॉइंट पे, अगर हम उससे दूर जाएंगे, थोड़ा दूर जाते रहेंगे उसके सेंटर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा फॉल करेगी एज कम्पेयर टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के पास अगर कोई पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, उससे हम दूर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा स्लोली फॉल करेगी। लेकिन इसमें क्या होगा, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा फास्टर रेट से फॉल करेगी, तो ज़्यादा फॉल करेगी एज कम्पेयर टू पॉइंट चार्ज की वजह से।